चलिए, आज जो हम चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बीसीके का थर्ड चैप्टर, आज हम बीसीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बच्चों बीसीके के थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और पढ़ेंगे क्या क्या इस चैप्टर में, क्या हमने डिस्कस करना है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस वाले चैप्टर में आपके पास बच्चों 10 to 12 मार्क्स का पेपर कवर्ड होता है और बहुत ईजी है। सबसे बड़ा एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में, मजा आ जाता है पढ़ने के बाद, ऐसा लगता है यार हम कुछ नया सीख रहे हैं। और वैसे हमने 11 12 तक जो भी कुछ सीखा है, और वैसे या तो थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, बट हमने इंटरेस्टिंग कुछ नहीं ऐसा पढ़ा जिसमें हमें जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछा जाए। या हमने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना है, कुछ सीखना है। मान लीजिए हमें पता लगेगा अब हमारे पास इसमें है क्या, तो बच्चों 34 कंपनीज दी हुई हैं, उन कंपनीज का हिस्ट्री, कब कौन सी कंपनी बनी थी, किसने स्टार्ट किया था, कौन उसका सीईओ है, कौन उसका प्रेजेंट एमडी है, कौन उसका चेयरपर्सन है, और कौन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसका इनोवेशन हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। मतलब यहाँ आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा है कि वो आपको देखना चाहते हैं कि इफ यू आर बिकमिंग ए सीए, तो आप जब सीए बन के आएंगे तो नेचुरल सी बात है आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस कॉर्पोरेट के साथ आपने काम करना है उस कॉर्पोरेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। टचवुड हम इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स हम लगाएंगे, सब लोग ध्यान से सुनना, सारों की हिस्ट्री अच्छी तरह से समझाएंगे, सबके नोट्स बनाए हुए हैं हमने, पूरे अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको उसके लिए कुछ चीजें लर्न करके पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी है, ताकि आपको ये चीज हमें करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगर 1998 में हुआ तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि वो 1998 में बनी थी। फॉर एग्जांपल उसका सीईओ कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा, जब आप उसकी हिस्ट्री को सर्च करना लगेंगे। मतलब नाउ आज से आपको एक जर्नी स्टार्ट होती है कि आपको क्या करना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, उन कंपनीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, या जहां से भी कुछ भी अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो उस कंपनी के बारे में जानते रहिए, ताकि वो कंपनी आपको पता लगती रहे और आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे। तो अब देखिए इसमें हमारे पास है क्या। सबसे पहले ये हम इसमें, यूनिट थर्ड है। हाँ जी, चैप्टर थर्ड। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कहता है ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की हिस्ट्री पढ़नी है। सेकंड है उसकी मैनेजमेंट टीम्स, कौन उसे संभालता है कॉर्पोरेट का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का बच्चों एमडी कौन है इस टाइम पे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बताइए, कौन है रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर, एनीवन गेस करो, कौन है, जल्दी आंसर करो। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप का एमडी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, गौतम अडानी से। गौतम अडानी। तो वही चीजें हैं, वही हमें याद रखनी है। मैनेजमेंट कौन है, प्रेजेंट हेड कौन है, सीईओ कौन है, तो ये सब चीजें। उन कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। हाँ जी, एनीवन एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज विजन और व्हाट इज मिशन, बता सकते हो। जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है वो क्या होता है, मिशन होता है सर, वो मिशन। विजन और जो ग्रुप लॉन्ग के टाइम के लिए। लिए बनाया जाता है क्या होता है, जो मेरी विजन जिंदगी का होती है। सपना होता है वो क्या होता है, ऑब्वियस है मिशन होता है, विजन होता है। तो उसकी कोर वैल्यूज देखना, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सी कंपनी कितना मार्केट कैप लेके बैठी है, कितने परसेंट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, कितने लेवल्स तक लोग जानते हैं। तो ये सब चीजें हमने कंपनीज की पढ़नी है। और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस क्या प्रोवाइड करता है, जियो फाइबर ऑप्टिकल, जियो, ये सब चीजें नेचुरल सी बात है। आपके पास क्या है, आपका रिलायंस का ही पार्ट है। अगर मैं बात करूं आशीर्वाद आटा की, तो किसका ब्रांड है बताइए, आशीर्वाद आटा किसका ब्रांड है, आईटीसी। आईटीसी। आईटीसी का। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं एयरटेल में, अगर आपके पास एयरटेल फोन आता है तो किसका ब्रांड है, भारतीय एयरटेल का। फॉर भारतीय एग्जांपल एयरटेल। अगर मैं बात आपके साथ और बात करूं तो अडानी किसमें काम करता होगा, पोर्ट्स में। तो नेचुरल सी बात है, अगर मैं फॉर्च्यून की बात करूं तो वो किसका पार्ट है, अडानी इसका। तो ये ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत यस सारे सर। आपके पास ये सब चीजें आती हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है। आईटीसी के होटल्स आते हैं, सारी कंपनीज का। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट क्या करती है, अमेजोन क्या करती है। तो ये सब चीजों के हमें बैकग्राउंड याद रख के चलनी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चा को लगता है ना यार पढ़ाई से ज्यादा मुझे कुछ पता लगना चाहिए, मतलब मैं कुछ अच्छा नया सीख सकूं, तो दिस वन इज फॉर द दोस टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। उसके बाद एनालाइज करना, कंपनी का बिजनेस एनालिसिस तैयार करना, कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या होगा, फर्दर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, अवार्ड्स क्या मिले, अचीवमेंट्स क्या हुई, वो सब चीजें इसमें डिस्कस किया। हमारे जो मॉड्यूल में दिया गया वही सब चीजें दी हुई हैं, तो ये सब हम साथ साथ रीड भी करेंगे। और मॉड्यूल में भी जो चीज दी है वो आपने साथ साथ रीड करके चलनी है। हमने उसमें जो चीजें दी है मैंने सारी नोट्स में लिखी हुई है, बट उसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। तो देखिए, अब इसके बाद आता है हमने कौन कौन सी कंपनीज पढ़ रही हैं, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। हाँ जी, कितनी यस कंपनीज है, सर। 34, 34 सर। 24 है हमारी इंडियन कंपनीज, दिख रहा है, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है सबको भाई। और दूसरी कितनी यस है सर। आपके पास, कितनी है ग्लोबल कंपनीज, 10। 10 ग्लोबल ग्लोबल है। पहले कंपनी बच्ची सर। यहाँ 23 और 9 होती थी, अब इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है, 24 और 10 कर दिया है। एक नहीं तो इधर यहाँ पर आपने मार्क करके हुआ देखा होगा मेरा, यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐड की है, बोल्ड किया हुआ है मैंने, फ्लिपकार्ट नया आया अभी अभी ऐड किया इन्होंने। और उधर से अमेजोन और ग्लोबल मैन, ये ग्लोबल सैक्स ये ऐड किया, एक कंपनी
बाहर निकाल दी है। तो ये कंपनी ऑब्वियस है, आपके पास 10 ग्लोबल कंपनीज ये पढ़नी है और 24 आपने इंडियन कंपनीज के बारे में पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है फ्लिपकार्ट, क्योंकि इंडिया की किसने बनाई थी? सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, नाम सुना होगा सबने, आईआईटीज यस के सर। स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या बनाया था? यस ऑब्वियस है ये सर। दोनों कंपनीज क्रिएट की थी। तो ये सब चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे, सारी कंपनीज को हम आराम आराम से पढ़ेंगे और एक एक कंपनी की बायोग्राफी भी दिखाएंगे आपको, कैसे स्टार्ट हुआ कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कौन सी है नंबर 1 पे बताइए इंडियन कंपनी में? अडानी अडानी पोर्ट्स पोर्ट्स। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सबसे पहले हमें उसी की हिस्ट्री जाननी है कि हु इज द ऑनर ऑफ अडानी पोर्ट्स। तो देख सकते हो कौन है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये ध्यान रखना, अडानी पोर्ट्स की कंपनी दी गई है हमें, अडानी कंपनी नहीं दिया हुआ, अडानी ग्रुप नहीं दिया हुआ। तो इसकी ऑनरशिप किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास। आप अगर क्या बात करें तो अडानी ग्रुप अलग है बच्चों, और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग है। तो हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में ही पढ़ना है, हमें अडानी ग्रुप के बारे में नहीं पता होना चाहिए, हमें अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब बनी थी बताइए? हाँ जी, कौन से ईयर में बनी थी? 1998। 1998। उसके बाद ऑनरशिप किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। हेड ऑफिस आप सब जानते हैं, मिस्टर गौतम भाई अडानी कहाँ से हैं बताइए? अहमदाबाद, गुजरात से। और प्रेजेंट हेड कौन है? गौतम भाई शांतिलाल अडानी। उनका पूरा नाम क्या है? गौतम भाई शांतिलाल अडानी। फॉर एग्जांपल पेपर में आ रहा है आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है गौतम भाई अडानी, एक दिया हुआ है गौतम भाई शांतिलाल अडानी। कौन सा लिखोगे? गौतम भाई भाई शांतिलाल अडानी। शांतिलाल अडानी। और उनके बेटे का नाम क्या है? करण गौतम भाई अडानी। और उनको वो क्या है इस टाइम? कंपनी के सीईओ हैं। वो क्या है? कंपनी के सीईओ हैं। अब ध्यान रखना, अडानी कौन है? गौतम भाई शांतिलाल अडानी कौन है? प्रेजेंट एमडी। और MD। ऑब्वियस है हम पोजीशन है उनकी, और उनके बेटा क्या है? सीईओ है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उनके राकेश झा है, राकेश शाह है। तो याद रखना है आपने कि कौन कौन सी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब प्रेजेंट हेड हुआ। तो अब एक छोटी सी बायोग्राफी दिखाता हूँ, गौतम भाई ने कहाँ से स्टार्ट किया इसको, तो वो देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ और ज्यादातर गुजराती लोगों की तरह उनका भी इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। उनके पिता एक छोटे मोटे कपड़ों के व्यापारी थे और उनकी फैमिली कंडीशन भी ठीक ठाक थी। वॉल्यूम ठीक है बच्चों? यस सर, ठीक है सर। चलिए, सर थोड़ी सी तेज। थोड़ी सी तेज बच्चों आपको अपने स्पीकर से करनी होगी, ठीक है? करो अपने स्पीकर से, हो जाएगी, मेरे यहाँ से फुल है। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एडमिशन ली, लेकिन बीकॉम के लिए एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें स्टडी में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसलिए उन्होंने बीकॉम के सेकंड ईयर में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया ताकि वो अपने टाइम का इस्तेमाल सही चीजों के लिए सही टाइम पर कर पाए। तो बीकॉम से ड्रॉप आउट करने के बाद उनका फोकस था कि जल्द से जल्द बिजनेसेस के बारे में सीखा जाए ताकि वो भी जल्दी अपना बिजनेस शुरू करे। और बिजनेसेस के बारे में सीखने के लिए उन्होंने मुंबई को चुना। वो तुरंत मुंबई चले गए और वहां पर एक डायमंड कंपनी में डायमंड की परख करने का काम करने लगे। शुरुआत के 2-3 सालों में उन्होंने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल किया और उसके बाद अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया। मिस्टर गौतम अडानी ने अपने जो भी बिजनेसेस शुरू किए वो उनको अपने पिता से या फिर फैमिली से नहीं मिले थे, वो उन्होंने खुद स्क्रैच से शुरू किए हैं। शुरुआत में उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं था, इसलिए शुरुआत के कुछ साल उन्होंने मुंबई जाकर डायमंड कंपनी में काम किया। उसके बाद जब उन्होंने मुंबई के झवेरी बाजार में अपना डायमंड ब्रोकरेज शॉप शुरू किया तो उन्होंने वहां पर काफी सारा पैसा कमाया और वहीं से उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। उसी बीच उनके बड़े भाई ने गुजरात में एक प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली कंपनी को अक्वायर किया था और फिर उसे चलाने के लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गौतम अडानी को अपने पास बुला लिया। तो गौतम अडानी के भाई की जो कंपनी थी उसे हर महीने 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड लगता था। तब आईपीसीएल एक ही ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाती थी, इसलिए उन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट करना पड़ता था और वहीं से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट से पहचान बढ़ने लगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को देखने के बाद उन्होंने इस फील्ड में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसका नाम आगे चलकर अडानी एंटरप्राइजेस बन गया। उस टाइम मिस्टर गौतम अडानी की कंपनी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को इंपोर्ट करने का काम करती थी। शुरुआत से उनका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा और उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के अलावा केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू किया और बाद में इंपोर्टिंग के अलावा एक्सपोर्टिंग का काम भी शुरू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस काम में कई बार चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती थी, लेकिन उस टाइम पे मिस्टर गौतम अडानी जिस प्राइस पर डील हुई है उसी प्राइस पर प्रोडक्ट्स डिलीवर करते थे। तो इस ट्रस्ट फैक्टर की वजह से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी बूम भी होने लगा था। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में लाइसेंस राज खत्म हो गया और वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई।
और इस अपॉर्चुनिटी का गौतम अदानी ने पूरा फायदा लिया। उन्होंने लिबरलाइजेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में तेजी से एक्सपांड करना शुरू किया। 1993 में ऐसी एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है उसे चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को ढूंढना शुरू किया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी ने जीत लिया और यहीं से उनकी बड़ी जर्नी शुरू हुई। आज मुंद्रा बंदरगाह इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी शिप्स पोर्ट पर आती थी, लेकिन कंजेशन के कारण वो देरी से पहुंचती थी, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बाद में पोर्ट्स में एंटर किया। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उन्हें अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में दूसरों की शिप्स यूज़ करनी पड़ती थी। शिप्स की अवेलेबिलिटी के कारण उसमें भी कई बार इश्यूज आते थे, तो उन्होंने शिप्स खरीदना भी शुरू किया। तो इस तरह उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया ताकि उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही उनको सॉल्व कर पाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बाद उन्होंने पावर बिजनेस में एंटर किया। पावर बिजनेस के लिए भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कोल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो इन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू किया। थर्मल पावर की जो कोल की नीड्स है उसके लिए उन्होंने कोल माइंस को खरीदना शुरू किया। कोल ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की। तो इस तरह जब भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उसके लिए वो खुद ही सॉल्यूशन निकालना पसंद करते हैं। तो इस वर्टिकल इंटीग्रेशन के उन्हें दो तरीके से फायदे होते थे। एक तो फाइनल प्रोडक्ट कम कॉस्ट में डिलीवर होता था, और दूसरा जो डिले या प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें खुद ही करने की वजह से हट गए। जब उन्हें लगा कि इंडिया की कोल माइंस पर उन्हें ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइन खरीद ली। अपने बिजनेस में वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी पसंद नहीं करते हैं। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन करते करते उन्होंने बहुत सारी कंपनी शुरू की और आज अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। उनकी 6 कंपनीज, दैट इज अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी गैस, ये सारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। साथ ही उनकी बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, जैसे कि अदानी विलमार जो कि फॉर्चून ऑयल बनाती है। तो यहाँ से आगे भी अदानी ग्रुप के बहुत ही अग्रेसिव प्लान्स हैं। वो इस साल यानी 2020 में 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। गोवा और कई स्टेट्स में वो अपने पोर्ट्स के नंबर भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट में भी एंटर किया है। अहमदाबाद में वो एक काफ़ी बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं। साथ ही बहुत सारी सिटीज़ में अदानी रियल्टी के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने एविएशन सेक्टर और डेटा सेंटर में भी एंटर किया है। पिछले साल गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर से बीड मंगवाई थी। उन 6 में से 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी ग्रुप ने जीत लिए। साथ ही डेटा सेंटर्स की बात करें तो साउथ इंडिया में वो अपना डेटा सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए वो अगले 20 साल में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इन बिजनेस एक्सपांशंस के अलावा उन्होंने कई सारे बिजनेसेस को अक्वायर भी किया है। उन्होंने रिलायंस पावर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिजनेस 12,300 करोड़ में अक्वायर कर लिया। GMR का थर्मल पावर प्रोजेक्ट 5200 में अक्वायर कर लिया और L&T का कटुपल्ली पोर्ट 1950 करोड़ में खरीद लिया। तो वो दोनों तरह से यानी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाकर और नए बिजनेसेस शुरू करके साथ ही दूसरे बिजनेसेस को अक्वायर करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके सारे बिजनेस सक्सेसफुल ही रहे हैं, कई सारे बिजनेसेस में उन्हें फेलियर भी देखना पड़ा। साल 2001 में उन्होंने BPO। हाँ जी, कैसा लगा भाई अडानी पोर्ट? बढ़िया था सर। क्या समझ आया अडानी के बारे में? समझ में आया या नहीं? आ गया यस सर। हाँ जी, 1998 में शुरू हुई थी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑब्वियस है आज की डेट में क्या है, सारी जगह कवर करते जा रहे हैं, आप सबको सामने है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुंद्रा पोर्ट पोर्ट कौन सा? सर। मुंद्रा। अब आपके सामने है, आप क्वेश्चन में देखना, सबसे इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेट प्रेजेंस 10 लोकेशन। कहाँ है ऑपरेट इन? मुंद्रा। कौन कौन से पोर्ट्स हैं? हाँ जी, दिख रहा है सबको। और इंडियाज लार्जेस्ट यस पोर्ट सर। कौन सा है आपके पास? मुंद्रा। मुंद्रा याद रहेगा पोर्ट। सबको? हाँ जी, यस सर। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? यस यस सर। सर। ध्यान रहेगा। उसके बाद देखिए आपके पास ऑपरेट कहाँ कहाँ होता है? मुंद्रा, दाहेज, हजीरा, धर्मा, कट्टुपल्ली, उसके बाद टर्मिनल इन मुंगमो, विशाखापट्टनम, और इसके साथ साथ टुकटेरा, टूना टेकरा, ये सारे आपके पास पोर्ट्स हैं। विशाखापट्टनम एक पोर्ट खरीदा भी इन्होंने L&T से, कौन सा है कट्टुपल्ली बताइए? सर। हाँ, कट्टुपल्ली। तो क्लियर है, आप सबके सामने है। और यस वर्ल्ड सर। में फोर्ब्स में रैंकिंग कितनी है? कौन से नंबर पे आता है अडानी फोर्ब्स की रैंकिंग में बताइए? 754 रैंकिंग पे। तो ध्यान रखना है अडानी अब आपके सामने है, सबने समझ में आया। इन्होंने खुद स्टार्ट किया बिजनेस, ये बिजनेस उनको कहीं से नहीं मिला। उन्होंने ऑब्वियस है 88 के आसपास जब वो ऑब्वियस है बॉम्बे में आए, बॉम्बे में आके उन्होंने पहले डायमंड मर्चेंट का काम किया और फिर उसके बाद फिर अपने ब्रदर के बिजनेस को ज्वाइन किया। फिर उनको समझ में आया कि भैया पोर्ट्स के बिजनेस में अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम में अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने पोर्ट को डेवलप किया। अब वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन में 1754 रैंकिंग पे आते हैं। और फोर्ब्स के बेस्ट एम्प्लॉयर में कौन से नंबर पे आते हैं?
276 मिला। हाँ जी। और सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, मोर देन कितने 100 मीट्रिक टन से ज्यादा इनके पास ऑब्वियस है मूवमेंट होती है, 200 मेट्रिक टन से ज्यादा। बताइए 200 मेट्रिक टन से ज्यादा, याद रहेगा। और ये इट बिकम द फर्स्ट पोर्ट ऑपरेटर टू अचीव दिस माइलस्टोन इन द 5th इन द वर्ल्ड। और कौन सी पोजीशन में है ये? 5th इन द वर्ल्ड। बताइए आप समझ में आई अडानी पोर्ट्स? किस किस को Yes, समझ में आई sir. बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में? ये अडानी पोर्ट्स आपके सामने। हाँ जी, सबको दिख रही है अडानी पोर्ट्स? बताइए Yes, sir. यस सर। कुछ कुछ हिस्ट्री समझ में आई अडानी पोर्ट्स यस की? सर। आप इसके बारे में, बट आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अडानी ग्रुप नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, मैंने आगे इसीलिए वीडियो रोका आपके सामने, क्योंकि अडानी ग्रुप से हमें ज्यादा रिलेशन नहीं रखना है, हमें किससे रिलेशन रखना है? अडानी पोर्ट से। और अडानी पोर्ट्स का दूसरा नाम क्या है बताइए? APSCZ। क्या है? APSCZ। क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन? एनीबडी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या होते हैं स्पेशल सर इकोनॉमिक जो जोन? गवर्नमेंट होती है जो सर वो गवर्नमेंट कुछ ने स्पेशल टैक्स जोन फ्री बनाती दे है, रखे होते हैं, टैक्स स्पेशल फ्री कर जोन ही रखी बना होती रखे है। होते हैं, मतलब 10 सर वो 10 साल के लिए फैसिलिटी टैक्स। देते हैं ना सर वहाँ हाँ, पे। टैक्स फ्री दे रखा होता है बच्चों, 100% टैक्स की एग्जम्पशंस दी होती है। 1998 के अंदर बच्चों जब अडानी जी को सबसे पहला पोर्ट मिला था मुंद्रा, तो उसके बाद से ही ऑब्वियस है वो ग्रो किए, और आज आप देख रहे हो वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया है, और ऑल्सो सेकंड रिचेस्ट पर्सन पीछे पीछे चल रहे हैं, वो अंबानी जी के भी एशिया में भी है। और आप देख सकते हो, आप उनकी नेटवर्थ 5.5 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है अडानी ग्रुप की। और आज अडानी फॉर्च्यून भी बनाता है, वालीमार का नाम से उनका अपना ब्रांड कंपनी, आज अडानी एनर्जी भी है, आज अडानी पावर गैस भी है, बहुत सारी चीजें। हाँ जी, क्लियर है? याद रहेगा तो याद रहेगा। प्रेजेंट हेड कौन है ये भूलना नहीं है, प्रेजेंट हेड क्वेश्चन पूछा जाए, एवरीवन रैपिड फायर। अमन फटाफट प्रेजेंट हेड, जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग। बताइए मयंक फटाफट बोलो भाई, प्रेजेंट हेड गौतम कौन भाई है? शांतिलाल गौतम भाई शांतिलाल अडानी। शांतिलाल अडानी। नियति ऑब्वियस है, बताइए सीईओ कौन है? करण गौतम भाई अडानी। करण गौतम भाई। गरिमा सीएफओ कौन है? बताइए गरिमा। राकेश शाह। राकेश शाह। कब स्टार्ट किया था गौतम भाई अडानी ने? 1998 में। ऑब्वियस है, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है वर्ल्ड का? इंडिया का? इंदिरा। इंदिरा। और वो प्राइवेट लार्जेस्ट नेटवर्क पोर्ट है। और हम वर्ल्ड में कौन से पोर्ट्स में कौन से नंबर पे आते हैं? 5th या 1st? 5th। और वर्ल्ड और इंडिया में हम कौन से नंबर पे आते हैं? 1st। कितने लोकेशंस पे आपके पास पोर्ट्स हैं इनके? 10। कौन कौन सी बता सकते हो? मुंद्रा, दाहेज, ये सब, कट्टुपल्ली, ये सब याद करना है। फोर्ब्स की रैंकिंग 754। बताइए क्लियर? याद रहेगा। और एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बताइए फटाफट, एम्प्लॉयर्स लिस्ट में जल्दी बोलिए। 246। हाँ चलिए 734 नहीं 1754। हाँ 1754। 700 बोल गया क्या मैं? चलिए बताइए क्लियर। अडानी ग्रुप याद रहेगा, अडानी ग्रुप अच्छी Yes, तरह से sir. बोलिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत और बुक से आप भी रीड कर सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है, अगर आप इसमें से करेंगे क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स बच्चों 1942 में स्टार्ट हुआ था। अब एशियन पेंट्स को समझते हैं, फिर इसके बारे में समझाते हैं। शुरुआत हुई कैसे? एक सेकंड बच्चों, मैं VLC पे प्ले कर देता हूँ, VLC वॉल्यूम ज्यादा होता है। बात हुई कैसे कंपनी की ग्रोथ हुई और कैसे कंपनी पिछले कई सालों से पेंट इंडस्ट्री पर राज कर रही है। मेरी गारंटी है कि आज के इस वीडियो से आपको असली बिजनेस स्किल्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चलेगा। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए किस तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर और कुछ अलग सोचकर कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं, ये आपको पता चलेगा। और इस पूरे एपिसोड में आपको पता चलेगा कि एज एन इन्वेस्टर आपका एनालिसिस कितना डीप होना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो से बहुत सारे बिजनेस लेसन्स और इन्वेस्टिंग लेसन्स मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में कुछ फॉरेन कंपनीज थी और कुछ इंडियन कंपनीज थी। वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में इंडिया में पेंट के इंपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया, जिससे इंडियन कंपनीज को पेंट इंडस्ट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी को देखकर 26 साल के मिस्टर चंपकलाल चौकसी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 1942 में मुंबई में एशियन पेंट शुरू की। मिस्टर चंपकलाल चौकसी पेंट का कंजम्पशन ट्रेंड पता करने में माहिर थे और फिर उन ट्रेंड्स और पैटर्न्स के अनुसार वो स्ट्रेटेजीज बनाते थे। इस तरह स्ट्रेटेजीज बनाने पर और उन स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने पर वो काम करते थे। उन्होंने शुरुआत डेकोरेटिव पेंट से की। तब डेकोरेटिव पेंट के लिए सब जगह चूना इस्तेमाल किया जाता था। तो मिस्टर चौकसी के सामने पहला चैलेंज ये था कि एशियन पेंट को एक ब्रांड के तौर पर कैसे खड़ा किया जाए, और उसके लिए उन्हें पेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का साथ चाहिए था। पर बड़ी सिटीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें इग्नोर किया।
पेंट इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद भी मिस्टर चोकसी के जुनून में कोई कमी नहीं आई। उसके बाद वो विलेजेस में चले गए, यानी ग्रामीण एरिया में चले गए। उन्होंने अपनी पहली डिस्ट्रीब्यूटरशिप महाराष्ट्र के सांगली में खोली, जो कि तब एक छोटा सा गांव था। छोटी सिटीज के दुकानदारों को भी डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय सीधे कंपनी से जुड़ने में गर्व महसूस होता था और उन्हें पेंट अच्छे दाम में भी मिल जाता था। मिस्टर चोकसी पेंट के कंजम्पशन पैटर्न को कैसे एनालाइज करते थे और कैसे उसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजीज बनाते थे, यह आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पोला, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इन दो फेस्टिवल्स में लोग बैल की पूजा करते हैं। मिस्टर चोकसी ने ऑब्जर्व किया कि इन त्योहारों में बैल के हॉर्न यानी सींग को पेंट करने के लिए पेंट की अच्छी डिमांड होती है, जिसके लिए ब्राइट पेंट की जरूरत होती है और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बैल अपने सींग कीचड़ में डाल देते हैं, इसलिए पेंट की क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखा और उसमें उतर गए। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उन्होंने ब्राइट पेंट के छोटे छोटे डिब्बे लॉन्च किए। अपने इस प्लान में एशियन पेंट को बहुत अच्छा सक्सेस मिला। मिस्टर चोकसी छोटी छोटी चीजों को डीपली एनालाइज करके उसकी डिमांड पता करते थे और उसके अनुसार प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे। वो कहा करते थे कि गरीब अपनी दहलीज जरूर रंग करेगा, पूरा घर चाहे ना करे, और फिर वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते थे। इसलिए कहते हैं कि जो कोई बिजनेस आप करना चाहते हो या जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जैसे जैसे एशियन पेंट्स की डिमांड बढ़ने लगी, बड़ी सिटीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले एशियन पेंट के प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाहते थे, वो कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आने लगे। मिस्टर चोकसी ने नोटिस किया कि चूना जो है वो दीवार से निकल जाता है और कपड़ों को चिपक जाता है। वही प्लास्टिक इमल्शन जिसे जेनसन एंड निकोलसन इस पेंट कंपनी ने लॉन्च किया था, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, पर वो चूने से 5 गुना महंगा था, जिसकी वजह से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और अपना काम चूने से ही चला रहे थे। तो इस गैप को मिस्टर चोकसी ने नोटिस किया और 1950s में एशियन पेंट्स ने वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया, जो कि चूना और प्लास्टिक इमल्शन के बीच का प्रोडक्ट था। एशियन पेंट का ये प्रोडक्ट आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इन सब सक्सेस के चलते 1967 में एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन गई। एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बनने के बाद मिस्टर चोकसी को रियलाइज हुआ कि कंपनी का ऑपरेशन और बढ़ाने के लिए अब कंपनी को बाहर के टैलेंट की जरूरत है। यानी मिस्टर चोकसी और उनके 3 दोस्तों के बिजनेस फैमिली के अलावा कंपनी में बाहर के टैलेंट को हायर करना जरूरी है। तो कंपनी अच्छे कॉलेजेस से टैलेंटेड लोगों को हायर करने लगी। प्रोमोटर्स का ये डिसीजन कंपनी के लिए आगे बहुत फायदेमंद साबित हुआ। कंपनी ने 1970s 1980s में हायर किए हुए बहुत सारे लोग आज भी कंपनी के साथ हैं। उनमें से ही एक मिस्टर केबीएस आनंद है, जो अभी एशियन पेंट्स के सीईओ हैं। शुरुआत से ही एशियन पेंट्स ने टेक्नोलॉजी पर फोकस रखा। कंपनी ने 1974 के करीब पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा था। उस टाइम बहुत ही कम कंपनीज के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर था और बाकी कंपनीज उसे पेरोल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते थे। वही एशियन पेंट्स टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे थे। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग पेंट की डिमांड पता करने के लिए और उसका अंदाजा लगाने के लिए यूज करते थे, ताकि उसके अनुसार क्वांटिटी वो बना सके और अपनी इन्वेंटरी को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सके। इस तरह डेटा एनालिटिक्स की मदद से ग्रो होके उन्होंने अपने कंपटीटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। एशियन पेंट ने अपने कोर बिजनेस पर हमेशा फोकस बनाए रखा, जबकि कंपनी का कंपटीटर जेनसन एंड निकोलसन अलग अलग बिजनेसेस जैसे कि होटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेइंग मशीन्स, इनके बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई होता चला गया और इस प्रोसेस में उनका फोकस पेंट इंडस्ट्री से हट गया और पेंट इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर लगातार घटता चला गया। एशियन पेंट के सक्सेस में इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है। कंपनी डिमांड के अनुसार नई प्रोडक्ट रेंज इनोवेट करती आई है। कंपनी ने हमेशा प्रोफेशनल्स को काम करने की आज़ादी दी है और जब कंपनी के प्रमोटर्स यानी मिस्टर चोकसी और उनके 3 फ्रेंड्स की फैमिली की सेकंड जनरेशन जब एशियन पेंट्स में आई, तब उन्हें साफ तौर से यह कह दिया गया कि वो प्रोफेशनल्स के काम में इंटरफेयर ना करें। साथ ही कंपनी ने अपना डीलर नेटवर्क स्ट्रांग बनाया। कंपनी की इस पूरी जर्नी में इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट की मदद से कंपनी ने लोगों के दिमाग में यह फिक्स कर दिया कि पेंट मतलब एशियन पेंट्स, दैट्स इट। इस तरह डिमांड के अनुसार स्ट्रेटेजीज बनाकर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी यूज करके, प्रोफेशनल्स को हायर करके, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट और इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर एशियन पेंट्स को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बनना तो बड़ा काम है ही, पर पिछले 50 से ज्यादा सालों से अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
1991 से एशियन पेंट्स की शेयर प्राइस 25% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न से बढ़ रही है। 1991 में एशियन पेंट में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वर्थ आज 3 करोड़ रुपए है। तो ये था बताइए कैसा लगा एशियन पेंट्स? बढ़िया सर। Yes, sir. हाँ जी बताइए। एवरीवन है ना इंडिया का प्राउड। हम इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में आते हैं और साथ साथ हम वर्ल्ड को कितना एक्सपोर्ट करते हैं। और कौन है इस टाइम पे एशियन पेंट्स के प्रेजेंट सीईओ? हाँ जी कौन है? मिस्टर केबीएस Yes, sir. कौन है? मिस्टर केबीएस It is Anand. और सबसे बड़ी खासियत एशियन पेंट्स को कौन मैनेज कर रहा है? प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, ना कि परिवार से चलता आ रही मैनेजमेंट कर रही है। सबसे बड़ी अच्छी चीज एशियन पेंट्स की। और कब बनी थी एशियन पेंट्स? 1942 में। ऑब्वियस है हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ऑब्वियस है चेयरमैन कौन है? अश्विन चौकसी। चंपक लाल चौकसी के जो बेटे हैं वो अभी चेयरमैन जरूर हैं, बट नेचुरल सी बात है अभी भी सीईओ कौन है? मैनेज कौन कर रहा है? अब उनके नेचुरल सी बात है 4 लोगों ने मिलकर बनाई थी ऑब्वियस एशियन पेंट, उनके बारे में भी नाम आएगा, उनका नाम भी याद रखना है। देखिए आपने सारा कुछ लर्न कर लिया इससे। हाँ जी। और सीएफओ कौन है? जयेश मर्चेंट। याद रहेगा सभी को कौन है? जयेश मर्चेंट। बताइए। हाँ जी आ जाए अब। कौन सी पेंट वर्ल्ड की कौन से नंबर पे आते हैं हम? 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी हम। और कॉम्पिटिटर कौन है एशियन पेंट का? बताइए कौन है? अभी पढ़ा है हमने। जेंसन एंड निकलसन। हाँ जी। और इसके साथ साथ अब ऑब्वियस नेरोलैक, बर्जर, शालीमार, ये सब पेंट्स का नाम आपने सुना ही है। और आज भी एशियन पेंट इसी वजह से बच्चों मशहूर है कि वो छोटी पैकिंग बनाती है। आप किसी पेंट की पता कर लेने चले जाना, आपको पैकिंग नहीं मिलेगी छोटी। मान लीजिए 50 ग्राम की डिब्बी, 100 ग्राम की डिब्बी आपको नहीं मिलेगी, बट एशियन पेंट्स की मिलेगी। और इन्होंने इसी वजह से पोंगल और आपने देखा है कि जो फेस्टिवल्स होते थे सिंह को पेंट करने वाली पेंट बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद दीवारों के लिए वाटर कौन सा बनाया था? बताइए कौन सा डिस्पेंसर बनाया था? बताइए कौन सा बनाया था? जल्दी बताइए। वाटरप्रूफिंग वाला, ताकि डिस्टेम्पर बना के वॉशेबल डिस्टेम्पर बनाने से क्या बेनिफिट मिल गया इनको कि वो ये वर्ल्ड की ऑब्वियस इंडिया की नंबर 1 कंपनी के तौर पे चला गया और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी। और आज भी इसको ऑपरेट कौन कर रहे हैं? केबीएस आनंद। कौन कौन से थे दोस्त? पार्टनरशिप किसकी थी? चंपक लाल एच चौकसी, सूर्यकांत सी धानी, अरविंद के वकील एंड चिमन लाल एन चौकसी। मिल गया? हाँ जी बताइए। और एशियन पेंट ने मार्केट लीडर कब से बनी हुई है? 1967 से। 51% एशियन पेंट ने स्लीप ग्रुप किचन सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड का भी अगस्त 2013 में। आपको पता होगा स्लीक आता है एशियन पेंट्स का। स्लीक किचन्स का ब्रांड है, बहुत बड़ा। नाम सुना है स्लीक? नाम सुना होगा स्लीक। स्लीक की किचन्स आती हैं बच्चों, वो आके मॉडलर किचन्स घर में सेटअप करके देके जाते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है। एशियन पेंट ने 2013 में एक्वायर्ड किया था। एशियन पेंट अब टॉप मोस्ट में आता है इंडिया के। सोच सकते हो, देख सकते हो कहां तक पहुंच गया एशियन पेंट ने। फिर इसके साथ साथ अंटायर फ्लड्स एंड सेल बिजनेस को भी, ब्रांड्स को भी, नेटवर्क सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एसएस बाथरूम प्रोडक्ट्स को भी एक्वायर किया था। एसएस के बाथरूम प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे बाथ फिटिंग्स और ये सब चीजें आती हैं, उसको भी एक्वायर किया था। इसके साथ साथ एशियन पेंट्स ऑब्वियस रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फोर्ब्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के तौर पे भी से जाना जाता है। मिला 2016 में मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, रैंक्ड 18th इन द वर्ल्ड। मिल गया? याद रहेगा 18th इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इनोवेशन आपने देखा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी सबसे पहले कौन लेके आया था इंडिया के अंदर? कौन सी कंपनी लेके आई थी? बाकी लोग तो मैनेजमेंट के लिए लाते थे, एशियन पेंट्स किसके लिए लाता था? ऑब्वियस है कलर मिक्सिंग के लिए। आज भी चले जाओ आप एशियन पेंट की शॉप पे, आपको कैसे कलर मिक्सिंग होके मिलता है? बताइए। कंप्यूटर में बनाते हैं ना कलर, वो आज भी वही चीज चली आ रही है। देखिए कहां तक लेके गए उसको। और ऑब्वियस है इसको रैंक टॉप 50 कंपनीज में भी 2013 में, 14 में, 15 में भी मिला। और गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिला साथ साथ। 20th बेस्ट अमंगेस्ट ब्रांड के तौर पे भी जाना गया। ऐसे देख सकते हो इंडिया का ताज है या नहीं है? बताइए गर्व है या नहीं है इंडिया में एशियन पेंट्स होने का? चंपक लाल चौकसी जी ने जो बनाया था आज काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए यस और नो। और कितने की इन्वेस्टमेंट है ओजस? 1 लाख रुपए आज कितने के बराबर है? 91 के। 3 करोड़ के थोड़े। बताइए। इसे कहते हैं एशियन पेंट्स। और कौन कौन से इसके 4 ऑब्वियस आपके सामने है, याद रखते हैं आपको कॉम्पिटिटर्स। इसने कब बनाई? 1942 में। केबीएस आनंद इसके सीएफओ हैं, जयेश मर्चेंट इसके सीएफओ हैं। ये इसके बारे में आपको पूरा लर्न करना है और बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ जी। क्या क्या बनाती है एशियन पेंट्स? क्या क्या बनाती है? इंटीरियर वॉल्स,
आपको पता होगा एक्सटीरियर वॉल्स का फिनिशेस बनाती है, एनेमल्स आता है, एनेमल्स पता है ना, पता होगा आपके पास दरवाजों पे जो पेंट होता है बच्चों वो थोड़ा सा चिकनाहट वाला होता है, कभी किसी ने नोट Yes, किया हो, sir. तो एनेमल्स बोलते हैं उसको। और वुड फिनिशेस आपको जो पॉलिश वगैरह करवाते हैं जो लोग, वो आपका एशियन पेंट्स का सबसे बड़े ब्रांड्स है। 4 प्रोडक्ट्स मेन है, और सबसे बड़ी खासियत आपने एशियन पेंट्स को और किसी ग्रुप में शामिल होते नहीं देखा, यही इनका कोर बिजनेस है, और यही वजह से एशियन पेंट्स, इसकी ऑनरशिप में देखिए मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा है एशियन पेंट्स की कोई और कंपनी है, नहीं है। अडानी पोर्ट्स किसकी थी? अडानी ग्रुप की। एशियन पेंट की कोई और कंपनी नहीं है, सिर्फ एशियन पेंट्स के नाम से जानी जाती है वर्ल्ड में। हाँ जी, क्लियर। और कौन से रैंकिंग पे आती है फोर्ब्स में? 1596। और बेस्ट एम्प्लॉयर में अडानी ग्रुप से भी ऊपर है, कौन से ग्रुप में है? 232 मिला। बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में भी से वर्ल्ड की 232 कंपनीज में जाना जाता है इसे। और ऑब्वियस है रैंकिंग क्या है? 1596। देख सकते हैं अडानी ग्रुप से भी ज्यादा अच्छी रैंकिंग है इसकी फोर्ब्स के अंदर, क्योंकि एशियन पेंट सिर का ताज है इंडिया का। और देख सकते हो वर्ल्ड में हम जाने जाते हैं एशियन पेंट्स के नाम से। याद रहेगा एशियन पेंट्स, भूलोगे तो नहीं एशियन पेंट्स? हाँ जी एवरीवन, ध्यान रहेगा। दोबारा रिपीट करें रैपिड फायर फटाफट। कब बनी एशियन पेंट्स? जल्दी जल्दी बोलिए। 1942। उसके बाद एशियन पेंट्स के सीईओ कौन है? KBS आनंद। चेयरमैन कौन है बताइए? भूल गए फटाफट, देखो सामने ही है। कौन है? अश्विन चौकसी। चौकसी तो याद रहेगा, वो अश्विन चौकसी। हाँ जी। सीएफओ कौन है? जयेश मर्चेंट। याद रहेगा। 4 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, 4 फैमिली फ्रेंड्स से, चंपक लाल एच चौकसी, सी धानी, सूर्यकांत सी धानी, अरविंद के वकील, और चिमन लाल एन चौकसी। मिल गया। और एशियन पेंट्स ऑब्वियस है 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है वर्ल्ड की, और इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग पे आती है। 1967 से वर्ल्ड इंडिया बेस्ट नंबर 1 कंपनी के तौर पे जानी जाती है। 2018-19 में 14-15 में गोल्ड 50 कंपनीज में आया, और 16 में इसे ऑब्वियस है फोर्ब्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी के तौर पे भी इसे अवार्ड मिला है। कौन सा? 18th नंबर पे, बताइए। याद रहेगा। और इसने अभी स्लीक को भी एक्वायर्ड किया, और कौन सी कंपनी को एक्वायर्ड किया बाथरूम फिटिंग में? एसएस बाथरूम प्रोडक्ट्स के तौर पे। याद रहेगा। हाँ जी एवरीवन, बताइए मजा आ रहा है? यस सर। बीसी के पढ़ के मजा आ रहा है? अच्छा है ना बीसी के? याद रहेगा, इंटरेस्टिंग है बीसी के। चलिए एवरीवन आ जाइए अब। सर इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। हाँ जी 3rd नंबर के। हाँ जी बोलिए। फोर्ब्स क्या चीज है सर? फोर्ब्स बच्चों एक मैगजीन है। फोर्ब्स एक वर्ल्ड जैसे बेस्ट एम्प्लॉयर काउंट करती है हर साल, फोर्ब्स की मैगजीन्स आती हैं, और वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे मूडीज ग्रुप है, मूडीज ग्रुप एनालिसिस का काम करता है, रैंकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे सिबिल स्कोर होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का AAA स्कोर है, तो मेरी कंपनी में जो शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उस स्कोर को देख के इन्वेस्ट करेंगे। तो वो एक ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो आपको एक रैंकिंग प्रोवाइड करती है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो वर्ल्ड के अंदर। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड की आपको फोर्ब्स की रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड आपको रैंकिंग दे रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। आप समझ गई बात? इसको बोलते हैं फोर्ब्स। हाँ जी। एक्सिस बैंक मिल गया अब सबको। एक्सिस बैंक इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाँ जी, सबने सुना एक्सिस बैंक का नाम? जाने हिस्ट्री इसकी? चले। गेट योर सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ती का नाम जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की हिस्ट्री क्या है, साथ में जानेंगे यूटीआई बैंक से एक्सिस बैंक तक का जो सफर है एक्सिस बैंक का, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे यूटीआई बना एक्सिस बैंक। साथ में जानेंगे फ्रेंड्स एक्सिस बैंक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक के बारे में, जो वन लाइनर है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है फ्रेंड्स, बढ़ती का नाम जिंदगी। दोस्तों एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में है तथा केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है, अर्थात इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। टोटल 4050 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया में, और टोटल 11,801 एटीएम्स हैं अक्रॉस इंडिया में, और 4,917 कैश रिसाइकलर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। कैश रिसाइकलर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे एटीएम होता है उससे हम सिर्फ कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो मशीनें जिनमें हम कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उन्हें हम कैश रिसाइकलर मशीन बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण जी हैं, जो कि एक्सिस बैंक की वर्तमान समय की ब्रांड एम्बेसडर हैं।
दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी संगठन या फिर किसी कंपनी के किसी उत्पाद या सर्विस को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके सेल्स को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। अथवा एक व्यक्ति जो ब्रांड की बिक्री और जागरूकता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तरीके से ब्रांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति जिसे कंपनी के उत्पाद का समर्थन करने के लिए भुगतान किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी जानकारियां ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। देन हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक के बारे में। कुछ और जानकारियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी। एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। द बैंक ऑफर्स द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर। दोस्तों एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इंडिया का, और यह अपने कस्टमर को सभी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, चाहे वो छोटे व्यवसायी हो या फिर बड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MSME, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एग्रीकल्चर एंड रिटेल बिजनेस के लिए भी ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। देन बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों स्थापना के समय इस बैंक का नाम UTI बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। इस बैंक को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात UTI, भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम अर्थात GIC एवं सार्वजनिक उपक्रम की 4 बीमा कंपनियां अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने संयुक्त रूप से इसे प्रोन्नत किया। दोस्तों जनवरी 2019 के पहले एक्सिस बैंक की MD और CEO थी शिखा शर्मा, जो कि रिटायर हुई हैं 1 जनवरी 2019 में। अब हैं एक्सिस बैंक के MD और CEO, वो हैं अमिताभ चौधरी। MD अर्थात फ्रेंड्स मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि अपॉइंट किए गए हैं एक्सिस बैंक में MD और CEO के तौर पर 1 जनवरी 2019 से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक की कैपिटल और इसकी ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद अ बैलेंस शीट साइज ऑफ 8,997 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 तक इसकी जो कैपिटल है वो है 8,997 करोड़। और एक्सिस बैंक हैज अचीव्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड विद 5 years CAGR। दोस्तों CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न। तो 2013-14 से लेकर 2018-19 तक इसके 16% ग्रोथ हुई है टोटल एसेट में, और 14% की ग्रोथ हुई है टोटल डिपॉजिट में, और 17% की ग्रोथ हुई है टोटल एडवांसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक के जो इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं उनके बारे में। दोस्तों एक्सिस बैंक के 9 इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पर हैं। सिंगापुर, हांगकांग, दुबई एट द DIFC, कोलंबो एंड संघाई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस एट ढाका, दुबई, अबू धाबी एंड ओवरसीज सब्सिडरी हैं लंदन और UK में। और दोस्तों जो इंटरनेशनल ऑफिसेस हैं वो फोकस करते हैं कॉर्पोरेट लैंडिंग में, ट्रेड फाइनेंस में, सिंडिकेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लायबिलिटीज बिजनेस में। देन बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सिस बैंक का जो विजन है वो क्या है। टू बी द प्रेफर्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइडेड एक्सेलिंग इन कस्टमर डिलीवरी थ्रू इनसाइट, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये अपने कस्टमर को अपने एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट करके तथा इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को उनके काम की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और कोर वैल्यूज की बात करें फ्रेंड्स तो कस्टमर सेंट्रिसिटी, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क और ऑनरशिप। तो दोस्तों ये रही एक्सिस बैंक से रिलेटेड। हाँ जी, कैसा लगा एक्सिस बैंक? समझ पाए क्या सर? को? कब बना था? 1993 94 में कह सकते हैं। हमारी बुक में 93 है तो 93 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड ऑफिस का है मुंबई। प्रेजेंट हेड बताइए, अमिताभ चौधरी। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन याद रहेगा अमिताभ चौधरी? हाँ जी, भूलेगा तो कोई नहीं। अब अमिताभ चौधरी वीडियो में नाम आ गया, अब तो याद रहेगा। हाँ जी, यही फायदा वीडियोस का। बताइए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राकेश मखीजा, और CFO कौन है? पुनीत शर्मा। हाँ जी, मिल गया सबको? यस और नो याद रहेगा सभी को? CFO कौन है? पुनीत शर्मा। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राकेश मखीजा। 1993 में बना था, मुंबई में हेड ऑफिस है, और इस टाइम प्रेजेंट FD कौन है? अमिताभ चौधरी। इससे पहले कौन था? मिसेस शिखा शिखा शर्मा सर। याद रहेगा सभी को? आगे आ Yes, जाइए। sir.
इंडियाज लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, याद रहेगा। ओवरसीज में बैंकिंग 9 ब्रांचेज हैं, बताइए, बताया था अभी कौन कौन सी, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, एट DIFC, कोलंबो, सिंघाई, याद रहेगा। और इसके Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज ढाका, दुबई, ढाका, दुबई, अबू अबू दुबई, धाबी, और ये आपके पास सब्सिडरी कहाँ है, यूके, लंदन में सर। मिला सभी को, याद रहेगा। कितनी Yes, sir. सब्सिडरीज हैं, 9, एवरीवन, यस और नो। हाँ जी, हाँ जी, Yes, यहाँ याद sir. रहेगा। बाकी सब लोग सर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन Yes, सा है? sir. लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे पहले HDFC, फिर एक्सिस, ICICI, फिर एक्सिस। ओके सर। अभी पढ़ेंगे HDFC, टेंशन ना लो, बहुत बड़ा बैंक है HDFC। उसके बाद बैंक वाज प्रमोटेड बाय द 1993, मिल गया। ज्वाइंटली कौन कौन लेके आया था, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया सर। और इसके साथ साथ इसे पहले क्या कहा जाता था, UTI कहा जाता था, यूनिट UTI ट्रस्ट का ऑफ है। इंडिया। और इसके साथ साथ LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अभी बताया 4 कंपनीज है जनरल इंश्योरेंस की, कौन कौन सी है बताओ भी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंस। तभी हिमांशु की आवाज तेज आ रही है, मम्मा उसकी यूनाइटेड इंश्योरेंस में है, एम आई राइट? यस सर। हाँ जी, 4 कंपनीज हैं इंडिया की जो GIC के अंदर आती हैं, कौन कौन सी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल और आपके पास नेशनल इंश्योरेंस। इन चारों कंपनीज ने इसे प्रमोट करके ऑब्वियस UTI के साथ मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था। हाँ जी, मिला। UTI का नाम ही चेंज करके क्या रखा गया था, एक्सिस बैंक रखा गया था। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कौन कौन सी कंपनीज हैं 4 इंश्योरेंस की, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इंडियन और ओरिएंट इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस। और इसके साथ साथ एक्सिस बैंक स्टार्ट कब हुआ, 1993 में। CEO कौन है, अमिताभ चौधरी, याद रहेगा सबको। और इसकी Yes, 9 sir. ऑफिसेज है, बताइए। हांगकांग में, हांगकांग, अबू दुबई, सिंगापुर, ये सब जगह, बताइए। ऑब्वियस है, इसको आपको पास रन अप अवार्ड कैटेगरी से बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव्स में भी लार्ज बैंक्स में भी IBA ने इसे अवार्ड दिया था 2017 में। और ये विनर भी रहा है लार्ज बैंक्स कैटेगरी फॉर द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन IMPS। क्या होता है IMPS, बताइए, कोई बता सकता है? किसी ने ऑनलाइन पेमेंट की हो तो IMPS का पता होगा। एक होता है NEFT, एक होता है IMPS। IMPS क्या होता है, इनिशिएट, जल्दी, फटाफट। अगर आप साथ के साथ इमीडिएट पेमेंट करना चाहते हैं तो IMPS यूज करते हैं, और अगर 15 से 20 मिनट में पेमेंट डालनी है तो NEFT बोलते हैं। और IMPS में सबसे बेस्ट रिकॉग्नाइज्ड लार्ज बैंक में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसी की रही थी। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने। फोर्ब्स में कौन सी रैंकिंग आती है, 727, और बेस्ट एम्प्लॉयर में कौन सी रैंकिंग आती है, 232। और अभी इसने एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी किया है। क्या होता है बच्चों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बता देता हूं। शेयर मार्केट से पैसा अगर लेना हो बैंक्स को, तो बैंक्स किसके जरिए लेते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। शेयर मार्केट में कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, एक्सिस बैंक के जो शेयर्स होंगे, उसके जरिए जो लोगों से पैसा कलेक्ट करने का तरीका है, वो है आपके पास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बाकी इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पता होना चाहिए कि कितने करोड़ लिया है, 12,500 करोड़। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ जी, यस और नो, बताइए। चले, बताइए। एक्सिस बैंक क्लियर Yes, sir. सबको? याद रहेगा कब बना, 1993। ऑनर कौन है, ऑब्वियस MD कौन है, अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसके साथ साथ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राकेश मखीजा, CFO पुनीत शर्मा। बताइए एवरीवन, बाकी लोग भी आंसर करो फटाफट। मुस्कान बंसल, याद रहेगा सबको? थर्ड लार्जेस्ट बैंक भी कहा जाता है, 9 ऑफिसेज हैं। बताइए 9 ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं, बताइए। सिंगापुर में ऑफिस है, हांगकांग में है, अबू धाबी में है, और इसके साथ साथ कोलंबो में है, और सब्सिडरी कहाँ है, लंदन इन UK में है। और इसके साथ साथ आपका ऑपरेशंस इसने 1994 में बिगिन किए थे, जबकि बना 1993 में था। मिल गया सभी को? हाँ जी, यस सर। इसके साथ साथ आपके पास किसका नाम चेंज करके आया है, एक्सिस बैंक, UTI का। UTI ने स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, इसे प्रमोट कर दिया था और इसे क्या बना दिया था, एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक ले आए थे। UTI पहले गवर्नमेंट का हुआ करता था बच्चे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स बेचता था। नाउ द डेट इज नेम इज एक्सिस बैंक, अब उसको एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा सभी को? हाँ जी। और फोर्ब्स की रैंकिंग 727 सबको याद करनी है। फोर्ब्स की रैंकिंग और बेस्ट एम्प्लॉयर में 232, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के तौर पे इन्होंने कितने पैसे इकट्ठे किए, 12,500 करोड़, 12,500 करोड़। और इन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं, ऑब्वियस है। IMPS में अवार्ड मिला और IBA के लिए अवार्ड वगैरह याद करना। हाँ जी, सब कुछ याद करना है। ये जो लिख के दिया ये शॉर्ट ही दिया है। हाँ जी, सबको याद रहेगा, बहुत शॉर्ट किया मैंने, जितना कर सकता था। हाँ, जो अननेसेसरी था वो बाहर निकाल दिया। चले आगे, चलिए। यस और नो रिप्लाई कीजिए भाई। हाँ जी सब लोग, एवरीवन बताओ भाई। वासु जी ध्यान होगी, अब तीनों कंपनीज याद रहेंगी? मजा आ रहा है? याद करने का चाहता है।
हाँ, याद तो करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा भाई। मैं तो जितना आपको और अच्छे ढंग से इसे प्रेजेंटेटिव बना रहा हूँ इसके लिए, ताकि आपके माइंड में बैठ सके, ताकि आप वीडियो सुनते हैं, ये सब चीजें याद करते हैं, दोनों चीजें आपके माइंड में बैठ सके। हाँ जी, याद रहेगा, क्योंकि अब इसको और तो कोई चारा नहीं है। अब मैं मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी बनाई है, उसका नाम कैसे आपके माइंड में डालूं, उसके बारे में सुना के, उसके बारे की हिस्ट्री सुना के, यही चीज है आपके पास। हाँ जी, बजाज ऑटो, आ जाओ भाई। बजाज ऑटो पे भी क्या बनाती है बजाज? सर बाइक्स। अच्छा, बाइक से अलावा सबसे पहले क्या बनाया होगा बजाज ने, सोचो। स्कूटर। स्कूटर, देख लो, आ जाए। बजाज चेतक। एक समय था जब लोगों का सपना था एक बजाज स्कूटर खरीदना और साथ ही ऑटोरिक्शा। एक समय था जब लोगों का सपना था एक बजाज स्कूटर खरीदना और साथ ही ऑटोरिक्शा बोलने से आज भी बजाज ऑटोरिक्शा का ही ख्याल आता है। तो कभी आपको ये जानने की चाहत नहीं हुई कि कौन है बजाज के पीछे? अगर हाँ, तो आज जानते हैं बजाज कंपनी का इतिहास और सफलता की कहानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। 131 साल पहले मतलब सन 1889 को राजस्थान के एक छोटे से गांव में बजाज के फाउंडर का जन्म हुआ था, जो है जमनालाल बजाज। उनके माता पिता का नाम था कानीराम और बर्डीबाई, जो एक गरीब मारवाड़ी परिवार थे। लेकिन जमनालाल बजाज जी को बाद में एक अमीर राजस्थानी व्यापारी ने पोते के रूप में गोद ले लिया था, जिनका नाम था सेठ बछराज बजाज, जो जमनालाल बजाज के पिता के दूर के रिश्तेदार थे और महाराष्ट्र में रहते थे और ब्रिटिश राज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यापारी थे। बड़े होने पर जमनालाल जी सेठ बछराज बजाज के पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गया और वही उन्होंने बिजनेस के तौर तरीके को सीखा। सेठ बछराज बजाज जी ने सन 1905 में महाराष्ट्र में एक कॉटन गिनिंग फैक्ट्री बिठाया। इन सब से जमनालाल जी को खूब सीखने को मिला। उनको विरासत में मिला हुआ अपने दादा के व्यापारिक साम्राज्य को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने उस समय के मार्केट ट्रेंड पर कड़ी नजर रखा और कॉटन ट्रेड से जुड़े लोगों से मिलने खूब यात्रा भी किए। उनको पता चल गया था कि कुछ ब्रिटिश कंपनियां भारत से कच्चे कॉटन को सस्ते दाम में खरीद कर ले जा रहे थे और तैयार कपड़े को अच्छे खासे दाम में वापस भारत लाकर बेच रहे थे। तब उनका उम्र था सिर्फ 17 साल। वो अब एक कामयाब और अमीर व्यापारी बन चुके थे। सन 1915 में उन्होंने बॉम्बे में बछराज जमनालाल नाम का एक ऑफिस खोला। सब कुछ अच्छा चलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत के अमीर व्यापारियों से धन मांगा था, तब जमनालाल जी ने भी उन्हें धन प्रदान किया था, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, जो बाद में उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने गांधी के जीवन के तरीके और उनके सिद्धांतों से प्रेरित हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। वो गांधी के दृष्टिकोण को समझ सकते थे कि घर का बना सामान भारत की गरीबी का जवाब था। इसीलिए उन्होंने कई फैक्ट्रीज बिठाया और भारत में ही सामान बनाने लगे, जैसे कि कॉटन मिल्स, शुगर मिल्स इत्यादि। उन्होंने सन 1926 में बछराज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और सन 1927 में बछराज एंड को प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना किया। इनमें से एक आगे जाके बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनने वाला था। तब उनका बड़ा बेटा कमल नयन बजाज भी इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट होकर आए और पिता जमनालाल बजाज के बिजनेस को ज्वाइन किया। बाप बेटे मिलकर बिजनेस को खूब चलाया, लेकिन सन 1942 में जमनालाल बजाज गुजर गए। उनके मौत के बाद बेटे कमल नयन बजाज ने स्कूटर, 3 व्हीलर के निर्माण में शाखा लगाकर कारोबार का विस्तार किया। जैसे कि सन 1945 में उन्होंने बछराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना किया, जो देश के बाहर से इंपोर्ट किया हुआ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भारत में बेचने लगा और यही कंपनी बाद में बजाज ऑटो बना। 1959 में इसने भारत सरकार से 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया और भारत में वेस्पा ब्रांड स्कूटर बनाने के लिए पियाजियो से लाइसेंस लिया और वेस्पा 150 स्कूटर बनाना शुरू किया।
कमल नयन बजाज ने सन 1965 में उनके बेटे राहुल बजाज को बजाज ग्रुप को सौंपा और सन 1972 में चल बसे। लेकिन सन 1970 तक बजाज ऑटो ने 1 लाख वाहन बना चुके थे। सन 1977 में बजाज ऑटो ने 1 साल में ही 1 लाख वाहन बेचने लगा, जिनमें ऑटो रिक्शा और स्कूटर्स थे, मोटरसाइकिल नहीं थे। बजाज ऑटो ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया सन 1986 से और उसी साल 1 साल में 5 लाख वाहन सेल किया। सन 1995 में एक ही साल में 10 लाख वाहन बनाया और सेल भी किया। अब बजाज के 37 अलग अलग कंपनीज है, जिनमें से बजाज ऑटो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता है और भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता है और दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर निर्माता है। सन 2005 में राहुल बजाज ने चेयरमैन पद से अवकाश ग्रहण किया और उनके बेटे राजीव बजाज मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहन बनाने के बाद सन 2013 में बजाज ऑटो ने 4 व्हीलर भी बाजार में निकाला, जो है बजाज क्यूट, जो जल्दी ही ऑटो रिक्शोज का जगह ले लेंगे। तो ये था बजाज कंपनी जो सेट। हाँ जी, पता था बजाज की कार भी आती है, बजाज क्यूटेक। नहीं सर। नो सर। बच्चों, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। और सबसे बड़ी बात, बजाज की ऑनरशिप किसके पास है? चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। और इस टाइम पे कौन है आपके पास? प्रेजेंट एमडी और सीईओ राजीव बजाज। और सीएफओ कौन है? सोमेन रे। कब बना था ये ऑनरशिप? 1945 में। और बजाज ग्रुप के पास इसकी ऑनरशिप, क्योंकि बजाज ऑटो की सिंगल नहीं है, बजाज ऑटो के ऊपर भी कंपनीज है, क्योंकि बजाज कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है बच्चों। हाँ जी, समझ आ रहा है? क्लियर सबको? याद रहेगा कब बना बजाज ऑटो? 1945। और ओनरशिप किसके पास है? बजाज ग्रुप के पास। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, पुणे। और सबसे बड़ी बात, राहुल बजाज चेयरमैन है और ऑब्वियस है प्रेजेंट एमडी कौन है? राजीव बजाज। और सीएफओ कौन है? सोमेन रे। हाँ जी, देख सकते हो। आ जाइए। बजाज ऑटो इंडियंस 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कोई पूछे बजाज की कार आती है? यस, बजाज की कार आती है। इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोटरसाइकिल इन इंडिया। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया। बजाज ऑटो इज द इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ द मोटरसाइकिल एंड 3 व्हीलर्स। इट वाज फाउंडेड बाय, किसने किया था? नाम बता दो, अब तो याद हो गया होगा। जमनालाल बजाज। कब कहाँ पैदा हुए थे? राजस्थान में। और कब स्टार्ट किया था? 1940s में। और 1959 में इसने लाइसेंस ऑब्टेन किया था मैन्युफैक्चर फॉर द 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स एंड बिकम द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और एक और खुशखबरी बताता हूँ, बजाज एक ऐसी कंपनी है बच्चों जिसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। जान सकते हो? ये है इंडिया की ताज। इसको जानते हो? अब लोगों को पूछोगे, कहोगे बजाज अमीर है, लोग कहेंगे बजाज अमीर नहीं है। कौन अमीर है बताइए? अगर इसका कंपैरिजन किसी और कंपनी से करूं तो कौन करेंगे? किसका नाम लेंगे? दूसरी कंपनी का लेंगे। बट नोबडी नोज दैट कि बजाज इज ऑलवेज द टॉप मोस्ट ब्रांड। एशियन पेंट्स, बजाज, ऐसे बहुत ब्रांड्स है बच्चों इंडिया के पास, जो इंडिया का ताज है। वो इंडिया के सिर का ताज है, क्योंकि वो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा करते हैं। आप सोचिए, एक्सपोर्ट करते हैं मोटरसाइकिल्स, तो इससे बेनिफिट्स क्या होता होगा? सबसे बड़ा एनीवन बताइए क्या होगा? फॉरेन करेंसी का पैसा इंडिया सब में। वर्ल्ड में अगर कोई बाइक चलाता है तो ज्यादातर बजाज की बाइक्स बहुत बिकती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बजाज का होने का। कंट्रीज में है सर। हाँ जी, तो देख सकते हो आपके पास कौन कौन सी आती है? एवेंजर्स, सिटी डोमिनार, डिस्कवर, पल्सर, आरई कॉम्पैक्ट, इसके 3 व्हीलर्स आते हैं, आरई कॉम्पैक्ट 4S, ऑप्टिमा और मैक्सिमम। और लोएस्ट कार अभी इन्होंने लॉन्च किया अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही, और उसका नाम है क्यूटे। अभी आपके पास ज्यादा नहीं सक्सेसफुल हुई, 2-3 लाख की कार है। आने वाले टाइम में इनका टारगेट है कि इसको लॉन्च किया जाए, उसे बैटरी पे भी लेके आने की तैयारी पे है। और जिस दिन वो आ गई, नेचुरल सी बात है, वो एक इनोवेशन होगा। फॉर्ब्स में 1531 और बेस्ट एम्प्लॉयर में 448 में आते हैं। 2 व्हीलर्स में इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है एडवर्टाइजिंग कंपेनियन में बजाज ऑटो। उसको वर्ल्ड फेवरेट इंडियन, ये मानना पड़ेगा, द वर्ल्ड फेवरेट इंडियन। सबसे बेस्ट इंडियन जो वर्ल्ड का फेवरेट बना कौन है? बजाज ऑटोस। मिल गया? हाँ जी। एंड द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री हैविंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और सबसे ज्यादा बताइए, जापान में प्लांट एंड मेंटेनेंस इंस्टीट्यूट है, जहां से सपना होता है लोगों का इंजीनियरिंग करना, उन्होंने भी अवार्ड दिया, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड मेंटेनेंस, मिला JIMPM। हाँ जी, 2019 में। ये है बजाज। एनीबडी?
एनीबडी बताइए, याद रहेगा बजाज ऑटो कब स्टार्ट हुआ था? 1945 में। किसने स्टार्ट किया था? ऑनर कौन थे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। चेयरमैन कौन है? ऑब्वियस है राहुल बजाज। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? ऑब्वियस है अभी, सॉरी, प्रेजेंट हेड कौन है? राजीव बजाज। राजीव पुणे बजाज। महाराष्ट्र में इनका हेड ऑफिस है। और सीएफओ कौन है? सोमन रे। सोमन रे। और सबसे वर्ल्ड में 3 व्हीलर्स में बेस्ट नंबर पे आते हैं, सबसे बड़ी बात। और 2 व्हीलर्स में भी ऑब्वियस है एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट ये यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं। और कौन कौन सी बाइक्स आती हैं वो आपने देख ली। हाँ जी, मिला? याद रहेगा? आ जाइए। दूसरा नाम यस। जिसके सहारे आप लोग पढ़ रहे हैं या हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो दुनिया के अंदर लीज लाइन प्रोवाइड करता है और इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या है नाम? भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल लिमिटेड। आ जाओ। बात करने जा रहा हूं भारतीय उद्योगपति बात करने जा रहा हूं भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और विश्व के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की, जिन्हें दुनिया के गिने चुने सबसे सफल लोगों में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी एयरटेल भारत की पहली और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और मौजूदा समय में यह करीब 18 देशों में कार्यरत है, जिनके ग्राहकों की संख्या 372 मिलियन आकी गई है। और मौजूदा समय में सुनील मित्तल भारत के 8वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, सुनील को यह सफलता यूं ही नहीं मिली, यह उनके कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और कोशिशों का फल है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल की लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। सुनील का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम सतपाल मित्तल था, जो एक पॉलिटिशियन थे और 2 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से सांसद भी रह चुके थे। हालांकि वे अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 1992 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनील मित्तल के अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के वेनबर्ग एलन स्कूल और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और फिर आगे चलकर 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट एंड साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हालांकि सुनील का कहना है कि शुरू से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही वे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसीलिए महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा और फिर अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर कुछ दोस्तों के साथ मिल साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे और वो पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे भी कोई खास आइडिया नहीं है कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कुछ दिनों तक साइकिल का पार्ट बनाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इस बिजनेस में अपना टाइम देकर वे ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया और फिर वे मुंबई चले गए, जहां 1981 में उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से एक्सपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर्स को बेचने का काम करने लगे। इस बिजनेस से उन्हें खूब फायदा हुआ और अब ऐसा लग रहा था कि सुनील की लाइफ पूरी तरह से सेट है। लेकिन तभी भारतीय सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को अपने देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। हालांकि इस घटना से सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी, बल्कि यह सीख लिया कि अगर आगे चलकर इस तरह का कोई भी मौका आएगा तो वे उसका फायदा जरूर उठाएंगे। आगे भी सुनील अलग अलग काम करते रहे और 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटेल से उन्होंने नए जनरेशन का पुश बटन फोन इंपोर्ट कर बेचने का काम शुरू किया, क्योंकि अभी तक भारत में वही पुराने फोन यूज किए जा रहे थे जिसमें नंबर को दबा दबा कर हमें घुमाना पड़ता था। 1990 में सुनील ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले फोन्स की भी बिक्री की। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सुनील मित्तल की पूरी जिंदगी ही बदल दी। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई और 4 कंपनियों में उनकी कंपनी BCL को भी एक लाइसेंस मिल गई।
हालांकि उन्हें यहाँ भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। लाइसेंस लेने वालों के लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ न कुछ अनुभव जरूर होना चाहिए। इसीलिए मित्तल ने फ्रेंच की एक टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया और इस समस्या को भी दूर भगा दिया। बस यहाँ से सुनील मित्तल और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एयरटेल ब्रांड नेम के साथ उन्होंने कुछ ही सालों में 20 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली एयरटेल कंपनी पहले टेलीकॉम कंपनी बनी। और अगर मौजूदा समय की बात करें तो एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 372 मिलियन है। 2007 में सुनील मित्तल के योगदानों के लिए उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ एक समाज सेवक के रूप में भी काम करते हैं। वे भारतीय फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट चलाते हैं जो गांव के गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सुनील मित्तल की लाइफ हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वे अपने जीवन में कई बार गिरे और संभलते रहे, लेकिन कुछ बड़ा करने की कोशिश उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। और कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी, कोशिश करने वालों की कभी हार होती है भाई? नो सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही रीजन है जब 1995 में जब इंडिया में भारतीय एयरटेल को बच्चों जब सेलुलर का लाइसेंस मिला था, आप बिलीव करेंगे उनके साथ एक सीए थे, उनके पास पैसे नहीं थे दोनों के पास, एंड देन दोनों ने फंडिंग अरेंज की, आप सोचिए, और उसके बाद उसको भारतीय एयरटेल को स्टार्ट किया और उनको अपने सपने पे विश्वास था। देन आज सोच सकते हो एयरटेल कहाँ पे है, देख सकते हो। हाँ जी, मानते हो भारतीय एयरटेल को? आप बिलीव नहीं करेंगे, हम अफ्रीका के अंदर नंबर 1 में आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि एयरटेल इंडिया से ज्यादा बाहर की कंट्रीज का पार्ट भी बन चुका है। और एयरटेल स्टार्ट कब हुआ था? 1995 में। ऑनरशिप किसके पास है? भारती ग्रुप के पास। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, रहने वाले लुधियाना के हैं, आप जानते हैं सब, सुनील भारती मित्तल। ऑब्वियस है उनके बेटे आजकल प्रेजेंट हेड और सीईओ हैं, गोपाल विट्टल, और नकुल सहगल क्या है उनके सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एनीबडी नोज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की सैलरी क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की सैलरी क्या होती होगी? बता सकते हो? और क्वालिफिकेशन क्या होती है? सोच सकते हो क्या होती होगी? आप कौन सी डिग्री पढ़ने जा रहे हो भाई? हाँ जी, समझ रहे हो? और सैलरी क्या होती होगी इन करोड़? बोलिए, सपने बड़े होने चाहिए, बोलो, चलें। और Yes, sir. इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया, सबसे बड़ा ऑपरेटर है इंडिया का, और थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर इन विद इन 400 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और 84 में स्टार्ट किया था असेंबलिंग पुश बटन फोन, जिसे हम ऑब्वियस है बीटेल के नाम से भी जानते हैं। शायद सबने नाम सुना होगा, बीटेल के फोन्स आते थे घर में, आप फोन देखना, अपना लैंडलाइन फोन बीटेल का ही होता था, बीटेल के यस नाम सर। से। वो बीटेल के नाम से भारतीय एयरटेल ने स्टार्ट किया था। फैक्स मशीन, कोडलेस फोन्स, फिर कोडलेस जो ऑब्वियस है विदाउट वायर पे हम घर में बात कर लेते थे, कोडलेस फोन आए थे ना, जब हम लैंडलाइन के साथ एक वायर वाला फोन होता था, कोडलेस भी होता था, बहुत यूज किया लोगों ने कोडलेस फोन, 1000 रुपीज के आसपास आता था, आप लोगों का वही लैंडलाइन फोन की तरह उसका कनेक्शन लगा होता था, बस कोडलेस हो जाता था, बस आप उठा के घूम सकते हो। उसके बाद ही सक्सेसफुली 4 मोबाइल फोन्स की बिडेड नेटवर्क्स लाइसेंस इन द सैंक्शनड इन इंडिया। ऑब्वियस है 4 बड़ी कंपनीज में से एक थे वो। उसके बाद इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में वो उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में ग्रोथ किया और फाइनली अप्रूव्ड किया 1994 में, और उन्होंने इंडिया में सर्विस दिल्ली में लॉन्च की थी भारतीय सेलुलर लिमिटेड के तौर पे। और सेलुलर लिमिटेड में जब नाम दिया उन्होंने भारतीय एयरटेल का, और कुछ ही सालों में उन्होंने 2 मिलियन मीन्स 20 लाख सब्सक्राइबर ले लिए थे। शुरुआत में दिक्कत हुई, बट उसके बाद तो आप देख ही रहे हो आज एयरटेल कहाँ है। हाँ जी, मिला, थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क में आते हैं हम वर्ल्ड में, सोच सकते हैं, है ना प्राउड एयरटेल होने का, हमें हमारे इंडिया का पार्ट होने का, बताइए। यस, चलें आगे। यस सर। आगे आइए। तो भारतीय एयरटेल ने टिकोना एक्वायर्ड किया था बच्चों। टिकोना का लीज लाइन नेटवर्क आता है 2017 में, बहुत बड़ा ब्रांड था टिकोना। टिकोना को भारतीय एयरटेल ने एक्वायर्ड किया था टू कंबाइन ऑपरेशंस इन गाना, एंड भारतीय एयरटेल ने साथ साथ टेलीनॉर को भी एक्वायर्ड किया था। टेलीनॉर भी एक वर्ल्ड का ब्रांड है। तो भारतीय एयरटेल ने टाटा की तरह बहुत सारे एक्वाइजिशन किए। टाटा ने भी, जैसे आपने देखा है, लैंड रोवर, रेंज रोवर, इसके साथ साथ आपके पास जैगवार। बिलीव नहीं करेंगे, शायद किसी ने स्टोरी सुनी होगी टाटा सर की, कि जब जैगवार एक्वायर्ड किया था तो लोगों ने ये बोला था कि सबसे वर्स्ट डिसीजन कर रहे हो भैया, फोर्ड
उसे बेच रहा है और आप उसे खरीद रहे हो, और आज देख सकते हो वर्ल्ड की बेस्ट कार में से एक है। तो ये सब चीजें इनकी अपनी विल की वजह से भी बनी है, कहीं ना कहीं इनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब कह सकते हो कि ये सक्सेसफुल है तो अपनी विल की वजह से है, पैसे की वजह से नहीं बनते बच्चों, ये मेरी बात ध्यान रखना। पैसा अलग है और विल अलग है, अगर आपने अपने विल को स्ट्रांग कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गॉट समथिंग। तो टेलीमीडिया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, ऑब्वियस है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेट लीज लाइन, ऑब्वियस है मल्टीपल प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग सर्विसेज, बहुत सारे आपके पास ऑटोमेशन। बच्चों आजकल बहुत सारी चीजें आपको यूज होती है इंटरनेट के साथ साथ, जो हमें सैटेलाइट सर्विसेज और ये सब चीजें, फिक्स लीज लाइन, ये सब चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं तो लीज लाइन चाहिए होता है, तो ये सब चीजें भी आपके पास कौन प्रोवाइड करता है, आपके पास भारतीय एयरटेल प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, एक मिनट जस्ट बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, बताइए, मिला सभी को? डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, डिश टीवी आते हैं ना, पता होगा सबको एयरटेल के। हाँ जी, वीसेट सर्विसेज, वीसेट क्या होते हैं? सैटेलाइट सर्विसेज, आपके पास एक प्राइवेट नेटवर्क के तौर पे काम करता है। आपने एटीएम्स के ऊपर देखा है वीसेट लगे होते हैं, एक छतरी लगी होती है, हमारे आप क्लासेस में भी देख सकते हैं, एक छतरी होती है बच्चों। आपका पास प्राइवेट नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ अभी तो ओपन नेटवर्क से चलता है, तो इसमें क्या है, कोई भी पर्सन अगर इंटरनेट है तो वो कनेक्ट कर सकता है, बट उसमें क्या है, इंटरनेट का रोल ही नहीं है, आप प्राइवेट कनेक्टेड है। अब जैसे आप एटीएम पे कार्ड लगाते हैं तो वो आरबीआई से आप जो कनेक्ट होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर आपका बैंक आपको बताता है कि आपके बैंक में बैलेंस है या नहीं है, फिर आप उस कार्ड से विड्रॉ कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है, वहां प्राइवेट नेटवर्क है, कोई इंटरनेट नहीं है, एटीएम में कोई इंटरनेट नहीं होता, ना ही एटीएम में इंटरनेट का कोई रोल है। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी बोलिए। तो कौन सी सर्विस बोला जाता है उसे? वीसैट, सैटेलाइट सर्विसेज को बोला जाता है। इसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है ह्यूग्स। एवरीवन आंसर कीजिए, बोलिए। बैंडविड्थ एक्सेस करने का काम, रिप्लाई कीजिए भाई। मोबाइल सर्विसेज, ब्लैकबेरी में एयरटेल मैसेंजर के साथ, ब्लैकबेरी मैसेंजर के साथ काम किया इसने। यूएसबी मॉडेम, एयरटेल डाटा कार्ड और जीपीआरएस सोल्यूशन। जीपीआरएस किसके काम आता है भाई? बोलो भाई, जीपीआरएस किसके काम आता है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के, ऑब्वियस है, कार ड्राइव कर रहे हो तो क्या चाहिए? जीपीआरएस चाहिए। तो जीपीआरएस के तौर पे भी आपको नेचुरल सी बात है, एसएमएस बेस्ड सॉल्यूशन, इंटरेक्टिव एसएमएस, बल्क एसएमएस, पता होगा ना बल्क एसएमएस जो आप लोगों के फोन पे आते हैं, किस तरह से आते हैं बताइए? बल्क एसएमएस आते हैं। आजकल व्हाट्सएप के जरिए आप जितने मर्जी लोगों को मैसेज कर सकते हैं, आजकल आप फोन के जरिए मैसेजेस कर सकते हैं, तो ये सारा मैसेजेस किसके जरिए चल रहा है? बल्क एसएमएस सर्विस के अंदर। तो ये इनबाउंड कॉल सेंटर्स ये सब काम किया था, फोर्ब्स में 700 रैंकिंग में आता है, और अवार्ड भी दिया गया इंटरप्राइज डाटा सर्विसेज के तौर पे। बताइए, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड में 17th एडिशन में ऑब्वियस है इसको आईसीटी ने अवार्ड भी दिया है। मिला सभी को? यस हाँ सर। जी, क्लियर। ये है भारतीय एयरटेल। सबसे याद रहेगा कितने सब्सक्राइबर हैं? 400 मिलियन। और इसके साथ साथ वर्ल्ड की कौन सी रैंकिंग में आता है? थर्ड बेस्ट टेलीकॉम कंपनी के तौर पे, लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे, और इंडिया में फर्स्ट नंबर फर्स्ट। के तौर पे आता है। हाँ जी बताइए, कब बना था? जल्दी जल्दी बताइए। 1905 में। और ऑब्वियस है इसका ऑनरशिप किसके पास है? भारती ग्रुप के पास। चेयरमैन कौन है? सुनील भारती मित्तल। और प्रेजेंट एमडी और हेड कौन है? गोपाल विट्टल। और सीएफओ कौन है? नकुल सहगल। याद रहेगा? बताइए, इसमें कोई डाउट? एवरीवन बोलिए, कोई भी डाउट किसी को बताइए, चले आगे। यस सर। कुछ भी पूछना चाहते हो इसके अंदर? कोई लाइन ऐसी हो जो आपको लग रहा हो कि क्या होता है? मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, लेबल स्विचिंग, ये सब बच्चों क्या है, इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड का पार्ट है, आपको सिर्फ याद कर लेने हैं, क्योंकि ज्यादा में आप उलझोगे तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च ही बन जाएगा। टेलीफोन सर्विसेज का काम करते हैं, वीसेट का सर्विसेज का काम करते हैं, आईएसपी का काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करते हैं, ये बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी मिला। और वर्ल्ड की बेस्ट रैंकिंग 700। अब आ जाओ भाई, इंडिया का एक और सरताज जानते हैं? भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल सर। कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट प्राइवेट के नहीं है, सर, पब्लिक। गवर्नमेंट कंपनी है। कैसी है? गवर्नमेंट कंपनी है। और ऑब्वियस है आप सामने, आपके गवर्नमेंट कंपनी है तो कैसे, कौन मैनेज करता होगा? गवर्नमेंट। और अभी गवर्नमेंट इसको बेचना भी चाहती थी, बट देखते हैं अभी बिकी तो नहीं है, जब तक नहीं बिकी है तो तब तक तो गवर्नमेंट के पास ही। और चेयरमैन कौन है? डी राजकुमार। कौन है? और नीलकंठ पई पल्लई विजय गोपाला कौन है? सीएफओ है, फाइनेंस डायरेक्टर है इसके। मिला सभी को? हाँ जी, देखें इसकी भी हिस्ट्री, चलिए।
तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जो करीब पिछले 70 सालों से हमारे देश के लिए संकट मोचक साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPCL यानी भारत पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत 1952 में प्राइवेट कंपनी के तौर पे की गई। शुरुआत में इसका नाम बुमरा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड था, लेकिन बाद में इसको 1977 में गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया और इसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया। इस कंपनी की शुरुआत मुंबई से सटे माहुल गांव में हुई थी। उस गांव के पास इसने 454 यानी 454 एकड़ जमीन को अक्वायर किया और वहां पे रिफाइनरी का काम शुरू किया। एक्चुअली होता क्या है कि जो समुद्र से जो भी एक क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, वो इस स्थिति में नहीं होता कि उसको हम सीधा यूज़ कर सकें। इसको पहले बहुत सारे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना होता है और उस रिफाइनरी प्रोसेस को करने के लिए इस कंपनी ने वहाँ पे 454 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती गई और आज ये मुंबई और कोची दो बड़े रिफाइनरीज को हैंडल करती है। इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, अपने आप का अपना बिजनेस बढ़ाया और आज ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लुब्रिकेंट्स और उसके साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस इस कंपनी की अर्निंग का मेजर पोर्शन यानी बड़ा हिस्सा एविएशन फ्यूल से आता है। एविएशन फ्यूल यानी कि जो भी हमारे एरोप्लेन्स इस देश से दूसरे देश में जाते हैं या इस इंडिया से दूसरे देशों में जाते हैं या फिर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई जो भी जाते हैं, उसमें जो फ्यूल पड़ता है उसमें करीब 40% जो फ्यूल होता है वो यही कंपनी सप्लाई करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके चेयरमैन D राजकुमार। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी एक ऐसी कंपनी की कहानी जो पिछले 70 सालों से हमारे देश की। हाँ जी, BPCL नाम ही क्लियर है, गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत बड़ी। इसको खरीदा था बच्चों गवर्नमेंट ने 1970s में। पहले ये प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। हाँ जी, मिला कब? 1952 में बनी थी। D राजकुमार आज की डेट में चेयरमैन है। और सबसे बड़ी खासियत, इसकी दो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है। कौन कौन सी अभी बताया गया था, बताइए? मुंबई और कोची। और 40% ऑफ द इंटरनेशनल वॉल्यूम्स इन इंडिया। सोच सकते हो। और आज तक लॉस मेकिंग नहीं बनी, लॉस मेकिंग नहीं बनी आज तक। गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती है। व्हाई द गवर्नमेंट हैव टू बी सेल आउट, वो गवर्नमेंट जानती है। बट द रीजन आज तक ये आपके पास क्या नहीं बनी, बताइए? लॉस मेकिंग नहीं बनी। 40%। सबसे बड़ी खासियत 40% वॉल्यूम लेके बैठे हैं हम, इंडियन इंटरनेशनल वॉल्यूम का। और BPCL ओनली ऑयल कंपनी इंडिया जिसके पास इक्विटी स्टेक है फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। सोच सकते हो। और भारत पेट्रोलियम 1952 में प्राइवेट कंपनी बनी थी। पहले गवर्नमेंट ने इसे खरीदा, उसके बाद अपने आप लोगों ने बनाने वाले कोई और थे, इसको खरीदने वाली गवर्नमेंट थी, बुरमाह शेल रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से। और फिर इसके पास लैंड थी, बहुत बड़ी मार्श लैंड ऑफ ट्रोम्बे, बॉम्बे के पास। 1976 में गवर्नमेंट से इस ग्रुप को टेकन ओवर किया गया था। तब इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने इसे खरीदा था। 1977 में कंपनी का नाम रख दिया गया था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जानते हो। और कंपनी को फर्स्ट रिफाइनरी प्रोसेस न्यूली फाउंडेड क्रूड ऑयल के लिए बॉम्बे हाई इन द ऑब्वियस कंट्री। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बता सकते हैं इसके, बहुत सारी SBUs हैं। रिटेल लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स जो ऑब्वियस ऑयल देखते हैं ना हम लोगों ने, इंजन ऑयल वगैरह डलवाते हैं, सबने देखा होगा, कार वगैरह में भी डलता है इंजन ऑयल। और एविएशन फ्यूल जिससे जहाज वगैरह उड़ते हैं, रिफाइनरी गैस, LPG। और इसके साथ साथ लॉयल्टी प्रोग्राम, पेट्रो कार्ड, स्मार्ट फ्लीट। और इसके साथ साथ इसकी कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं? मुंबई, कोची और अब है बीना में भी। बताइए। मुंबई लोकेटेड महाराष्ट्र में है और 13 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर, 13 मिलियन मैट्रिक टन। और कोची वाली 9.5 मिलियन मैट्रिक टन। और इसके साथ साथ बीमा में भी है जो लोकेटेड है आपके पास सागर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, 6 मिलियन मैट्रिक टन। हाँ जी, मिल रहा है। कितनी कितनी आप याद रखोगे, कितनी कितनी रिफाइनरीज हैं? तो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है मुंबई, कोची। और इसके साथ साथ आपके पास मुंबई, कोची, बीना और आपके पास नुमालीगढ़
आपकी रिफाइनरी है, ये आपकी आसाम में बढ़ती है 3 मिलियन मैट्रिक टन, क्योंकि वहां भी क्रूड ऑयल रिफाइन करके देना पड़ता है। आप जो घर में आपके पास पेट्रोल डीजल आप जो कार में यूज करते हो वो क्रूड ऑयल से रिफाइनरी से ही आता है। और सबसे ज्यादा भारत गैस जो घर में यूज करते हो वो भारत पेट्रोलियम का ही पार्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जान सकते हो, आप देख सकते हो कई हजार करोड़ का प्रॉफिट है। आप सोच सकते नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी कितने हजार करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब ये कंपनी इंडिया का ताज है। आप सोच नहीं सकते, इंडिया के 108 ताज हैं जिसे नवरत्न भी कहा गया है। नवरत्न हैं वो इंडिया के। और अब गवर्नमेंट क्यों बेच रही है, रीजन है प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट। आप सोच सकते हैं कि पैसे की जरूरत है, तो नेचुरल सी बात है उसके लिए गवर्नमेंट इसको बेच रही है। और ये अभी भी 150 विलेजेस को वाटर स्केयर है जहां पर, वहां पर पानी देती है। और इसके साथ साथ 10 लाख से ज्यादा एजुकेशन देती है बच्चों को। अभी भी जो इसके प्रॉफिट्स आते हैं उससे यही काम होता है। नेचुरल सी बात है, जब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो इसका प्रॉफिट्स कहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और एक्सपोर्ट पैनल्स के तौर पे भी इसका थ्रस्ट एरिया है। और एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग आवर कल्चर कॉर्पोरेट, और 10% एम्प्लॉय से वॉलंटियरिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी इनकी ये है कि वॉलंटरी अगर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो, सॉरी रिटायरमेंट या कुछ भी ऐसा है, तो वो भी ये करते हैं। और आपको पता होगा एक एग्जाम होता है गेट का, कितनों को पता है गेट का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद? तो गेट के एग्जाम से बच्चों इन्हीं पीएसयूज में सिलेक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात है ये पीएसयू सेफ होती है। अगर आपको कभी भी कुछ भी हो जाए तो ये पीएसयूज आपकी 100% मदद करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी जॉब है, पीएसयूज बोला जाता है इन्हें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और फोर्ब्स में भी 601 रैंकिंग पे आती है। और इसके साथ साथ अवार्ड भी मिला है आपको। इसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया था, फैसिलिटेट एलपीजी टैंक के तौर पे। अभी जो अभी थे पेट्रोलियम मंत्री, अब तो चेंज हो गए 2-4 दिन पहले। और बीपीसीएल स्टार पीएसयूज के तौर पे भी जाना जाता है। स्टार पीएसयूज हैं ये हमारी पीएसयू की। और इनको एक्सीलेंस अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया इन लंदन। मिला, ये है इंडिया का ताज। अब गवर्नमेंट क्यों बेचना चाहती है वो भी दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट के पास बच्चों ऑप्शन नहीं है, पैसे की कमी होने की वजह से गवर्नमेंट को सेल करना पड़ रहा है। भारत की दिग्गज ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। हालांकि कोरोना के संकट की वजह से सरकार को इसकी बोली लगाने की तारीख कम से कम 4 बार अब तक बढ़ानी पड़ गई। बीपीसीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी 52.98 यानी कि लगभग 53% है। लेकिन सवाल यह है कि मुनाफा कमाने वाली एक कंपनी में सरकार को आखिर अपनी हिस्सेदारी बेचने की नौबत क्यों आ गई है? जो कंपनी मोटी कमाई कर रही हो, सरकार उसमें से अपना हिस्सा क्यों बेचना चाहती है? तो चलिए आज बात करते हैं 3 बड़े सवालों पर। सवाल नंबर 1, बीपीसीएल को बेचकर सरकार को आखिर कितनी कमाई होगी और इसको खरीदने की दौड़ में कौन कौन शामिल है? सवाल नंबर 2, फिलहाल बीपीसीएल कितनी कमाई करती है? और सवाल नंबर 3 कि अगर बीपीसीएल मोटी कमाई कर रही है तब भी सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचना क्यों चाहती है? बीपीसीएल भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। सबसे पहले वेदांता कंपनी इसे खरीदने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही थी। वेदांता माइनिंग सेक्टर का जाना माना नाम है। लेकिन अब अमेरिका की 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और आई स्क्वायर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस ने शुरुआती बोलियां भी सौंप दी हैं। बीपीसीएल को खरीदने के लिए वेदांता के अलावा 2 और कंपनियों के मैदान में उतर आने से यह मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। सरकार को अब बीपीसीएल का वैल्यूएशन ऊंची कीमत पर होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। वेदांता ने इसके लिए 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अब बात करते हैं बीपीसीएल की कमाई की। बीपीसीएल की बैलेंस शीट को देखकर इसके निवेशकों को बिल्कुल भी चिंता या परेशानी नहीं होगी। कोरोना के संकट के दौर में भी बीपीसीएल ने खासी अच्छी कमाई की है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग 2 गुना होकर 2076 करोड़ रुपए हो गया, जबकि दूसरी तिमाही में यह मुनाफा बढ़कर 2247 करोड़ रुपए हो गया। इसके पहले वित्त वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 7132 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक बीपीसीएल सालाना लगभग 8000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। बीपीसीएल के खरीदार को 64,200 करोड़ रुपए से लेकर 97,600 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। अब बात सबसे अहम सवाल की, आखिर इतना मुनाफा कमाने वाली कंपनी को सरकार बेच क्यों देना चाहती है? दरअसल केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अलग अलग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 2.10 लाख करोड़ रुपए
अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। इस पैसे के जरिए सरकार अपने बजटीय घाटे को कम करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान में LIC और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि उसे सबसे पहले BPCL में हिस्सेदारी बेचने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि BPCL का ट्रैक रिकॉर्ड निवेशकों को आकर्षित करने वाला है, जबकि एयर इंडिया घाटे में चल रही कंपनी है, जिसे बेचना सरकार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसा हमने आपको पहले बताया, BPCL देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट हमेशा से मुनाफे में रही है। इसी वजह से सरकार ने BPCL की बोली की तारीख भी कम से कम 4 बार आगे बढ़ाई है। आपको बता दें कि पूरे देश में BPCL के करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं और इस कंपनी के सरकार के पास 114.91 करोड़ शेयर है। एक बात और जो सरकार ने पहले ही साफ कर दी है कि BPCL के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि कंपनी का मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। तो यह है वो वजह जिसके चलते सरकार फायदे में होने के बावजूद BPCL को बेचना चाहती है। मान सकते हो BPCL सर का ताज है देश के। यस सर। 10,000 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी है, 8 से 10,000 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ी ऑयल कंपनी उसमें से एक जानी जाती है। बेचना इसीलिए चाहती है आपके सामने, अब पैसे की जरूरत है, अदरवाइज BPCL सिर का ताज है बच्चों। गवर्नमेंट ने इसे खरीदा था और आज बेचने की नौबत आ गई है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट को बेचने इसलिए पड़ रही है कि पैसे की जरूरत है, बट आपके सामने देख सकते हो कि इंडिया की ऐसी सी कंपनीज, आप बिलीव नहीं करेंगे, द पर्सन हु इज अ डी राजकुमार, सर्च करके देखना। सुपर पर्सनैलिटीज हैं ये लोग जिन्होंने इस कंपनीज को खड़ा किया 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल लगा के। BPCL रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर पे आती है। 1952 में बनी थी, आज तक घाटे में नहीं गई है आपके सामने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऑब्वियस है ऑनरशिप रखती है। सैलरी क्या लेते होंगे डी राजकुमार, आप जानते होंगे कितनी होगी, मैक्स टू मैक्स कितनी होगी? 5 लाख रुपीज पर मंथ। अब तो वो भी नहीं है, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की भी नहीं है 5 लाख। तो हाँ जी, बता सकते हैं? इतने अच्छी कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं वो लोग, और इतनी अच्छी कंपनीज प्रॉफिट दे रही हैं हमारे देश को। और सबसे बड़ी बात है, 40% ऑफ द इंटरनेशनल वॉल्यूम्स हम इंडिया का BPCL से निकालते हैं। याद रहेगा आप सभी को? हाँ जी, कब बनी थी? 1977 में गवर्नमेंट ने इसे एक्वायर्ड किया था। 76 में बुरहा शेल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। रिफाइनरीज याद रहेंगी, मुंबई, कोची और बीना और नोबलगढ़। बताइए, याद रहेगा? क्लियर है BPCL? हाँ जी बोलिए, एवरीवन बोलिए। चलें? यस सर। चलिए आज के लिए इसको इतना ही करते हैं। यस सर।